नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। चंदे का जिक्र होता है और सियासत में चंदा बेहद महत्वपूर्ण है और चंदे लेने और देने को लेकर बरसों से सियासत में विवाद होता रहा है। जब कोई लेता है चंदा तो वो उसे अच्छा कहता है और जब कोई किसी और को चंदा लेते देखता है तो उस पर वो सवाल खड़े करता है। और चंदा किसी के लिए गंदा है और किसी के लिए चंगा है। तो ये चीज़ें लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है। चीन से सीमा पर विवाद है। चीन सीमा में घुसपैठ कर रहा है। जैसे जैसे ये बातें ज़ोर पकड़ती रहीं वैसे वैसे ही चंदा लेना और चंदा देना इस पर भी बवाल होता रहा। फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत में ये चंदा बेहद चर्चा में है। आरोप है बीजेपी का कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री रहते, केंद्रीय मंत्री रहते चंदा दिलाया। मनमोहन सरकार के दौर में राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिला। और वहीं कांग्रेस भी इल्ज़ाम लगाती रही है समय समय पर कि कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी का काम करने का तरीका एक है। ऐसे कुछ बयान और ट्वीट किए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे थे। तो बहुत से सवाल हैं। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस उसे काउंटर कर रही है और बीजेपी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सवाल किए, अब प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किए हैं और बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाएगी। तो ये सियासत है, एक दूसरे पर आरोप है, चंदे का इल्ज़ाम है। कांग्रेस भी इल्ज़ाम लगाती रही है कि बीजेपी बीफ के निर्यातकों से चंदा ले लेती है। आतंकवाद का जो इन पर आरोप है, ऐसे लोगों से भी चंदा लेने का इल्ज़ाम है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का विशेष चंदा है, माफ़ कीजिएगा, गंदा है पर चंदा है। तो इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी। तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। एक बार फिर चंदे पर सियासत शुरू हो गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा करते हुए कहा है कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की है। कानून मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए। कांग्रेस ये बताए कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया। इनके कार्यकाल में ही चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। इसके साथ ही अब चंदे पर सियासत तेज हो गई है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं कि तत्कालीन वाणिज्य मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भूमिका इसमें सामने आई है। ये मामला बेहद गंभीर है जिसकी उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच होना चाहिए। राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन से चंदा मिला है उसमें तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ जी की भूमिका सामने आई है और इसलिए इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कांग्रेस और गांधी परिवार का संबंध चीन से है। वो चीन के प्रति वफादार है या देश के प्रति।
ये पहला मौका नहीं है जब चंदे पर किसी दल को घेरा गया हो। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, चंदा लेने में भाजपा का कमाल। करोड़ों का चंदा एक ऐसी कंपनी से लिया जिस पर दाऊद इब्राहिम के साथ आतंकी इकबाल मिर्ची की संपत्ति की खरीद बेच की 60 गांठ का इल्जाम है। क्या यही है झूठा राष्ट्रवाद? क्या ये देशद्रोह नहीं अमित शाह जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश भर का ध्यान मोड़ना चाहती है। चीन के मामले को लेकर जो विफलता है भाजपा सरकार की, उसको छुपाने के लिए बेबुनियाद मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा कब आया, उसका कहां खर्चा हुआ, इस सब का ब्यौरा हर साल रिटर्न्स के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया गया है और गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी वक्त वक्त पे इसका ब्यौरा दिया गया है। कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब सारी चीजें ओपन पब्लिक डोमेन में है। चलिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का आखिर क्या नियम है इसे भी जान लेते हैं। मोदी सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी जो राजनीतिक दलों के चंदे पर पारदर्शिता ला सके। क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड? 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर दलों को चंदे के रूप में देती हैं। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने, उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया। शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु में हैं। एक बार फिर चंदे का जिन्न बोतल से बाहर आया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं तो ये भी कहा है उस समय चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, तो क्या कांग्रेस पर चंदे की आड़ में कुछ और भी आरोप बीजेपी ने बिन कहे ही लगा दिए? तो इसके पहले भी बीजेपी पर आतंकियों से बीजेपी को फंडिंग मिलने के आरोप कांग्रेस ने लगाए। सियासत जारी है और चलती रहेगी, लेकिन क्या दूसरी संस्थाओं की तरह राजनीतिक दलों को मिला चंदा और उसका इस्तेमाल पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो ये एक बड़ा सवाल है, कौन सी पार्टी कहाँ से फंड ले रही है, क्यों ले रही है। आज तक तो बहुत चीज़ें पोशीदा भी हैं, छुपाई जाती हैं, सरकार को सूचना देनी है, बाकी किसी को मालूम नहीं है, आरटीआई के दायरे में नहीं आती और हर पार्टी अपने अपने दौर में बहुत ढेर सारे नियम अपनी सुविधा अनुसार बनाती है। दूसरे को क्या मिल रहा है ये मालूम कर लेते हैं, लेकिन खुद को क्या मिल रहा है सत्ताधारी अक्सर बताना नहीं चाहते। तो चलिए, यही है हमारा जो विशेष, उस पर हम चर्चा करें। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय हैं जो पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहेंगे चिंतामणि मालवीय? हमलावर हैं, कमलनाथ को भी घेरे में ले लिया, उनके भांजे को भी घेरे में ले लिया है और पुतला भी जलाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो शुरू किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से होते हुए अब प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है उसमें। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसी बात पर बहुत हलचल रहने वाली है? है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि ये भारत की जनता को इस मुद्दे को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर है कि एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी एमओयू करती है चाइना की राजनीतिक पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, और वो चंदा लेती है राजीव गांधी। आपकी आवाज़ कुछ कट सी गई है, थम सी गई है। चलिए मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। जी बोलिए मालवीय जी, आप कुछ कह रहे थे। जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है ये प्रतिकार, ये गुस्सा, ये केवल किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से नहीं बल्कि जनता की ओर से भी आना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है कि एक पड़ोसी देश थे जिसके हमारे साथ सांस्कृतिक संबंध अच्छे नहीं है,
लगातार सालों से 50 सालों से टकराट होती आई है, उससे आप कैसे चिंता ले सकते हैं? और जब आप सत्ता में हैं और आप जिसकी वो कोई आम संस्था नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी है, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, जो पर्दे के पीछे से सरकार चला रही थी। और ऐसी ट्रस्ट की अध्यक्षा जब सरकार भी चला रही तो ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और केवल एक ट्रस्ट नहीं, ऐसे बीसों ट्रस्ट है जहां अलग अलग माध्यमों से इस तरह का पैसा आता है। राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहर भवन फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ऑफ आर्ट, मेमोरियल ऑफ आर्ट, वीर भूमि फाउंडेशन जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी, नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट और नेशनल हेराल्ड का मामला तो हम सबको पता है कि 5,000 करोड़ का किस तरह का घोटाला एक अखबार के संसाधनों से पैदा किया जाता है, उसे एक परिवार अपने नाम कर लेता है। इसलिए ये तो बड़ा मामला है, केवल एक 90 लाख का विषय नहीं है। तो इसके दोनों है कि एक तो कितना बड़ा घोटाला संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है और कितनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है, ये बड़ा विषय है। इसलिए केवल ये कहना कि चंदा है इस तरह है, एक फिर मैं कहता हूं कि राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा जो सुपर पीएम थी वो उस संस्था की अध्यक्ष है और उसको पैसा मिल रहा है, और केवल इससे नहीं मिल रहा है, जाकिर नाइक से भी पैसा इस संस्था को मिला है, केवल चाइना से नहीं मिला। तो अब आप विषय की गंभीरता समझ सकते हैं। चलिए, क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे? गंभीर आरोप है, चाइना से मिला, आपने सरकार को नहीं बताया, डॉक्टर जाकिर नाइक से भी चंदा मिला, वो भी नहीं बताया, और अब पुतले जलने वाले हैं, सवाल खड़े होने वाले हैं, बहुत बहुत ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे ब्रजेश पांडे? जी, आपका सवाल मेरे पास नहीं आ रही जवान जी, फिर से रिपीट करें। जो आरोप लगाया है उस पर कह दीजिए कुछ। रिजवान जी, मेरे भाजपा के काबिल प्रवक्ता साथी ने जिस तरह से अभी आरोप लगाए हैं, इनके सारे आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन है, अतार्किक है। पहली बात ये कि एक कहावत है कि आपन फूली न निहारे, आन के थाली पर झाके। अरे भाई, आपकी पार्टी के गृह मंत्री के चिरंजीव अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी के पूरे देश में चाइना से लगे हुए, यहाँ तक कि जय शाह के तो इतने सारे रिकॉर्ड मेरे पास पेपर रखे हुए हैं कि जय शाह जी ने चाइना से लेकर के जो आईपीएल होता उसमें तक पैसे लगाए। आपके पार्टी के देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत भरयोग जी के बेटे इंडिया फाउंडेशन कंपनी बनाई, वहां पर इनको चाइना से फंडिंग होती है। दुर्गा वाहिनी सेना को चाइना से फंडिंग होती है। और इतना छोड़ दीजिए, देश के सबसे निर्विवादित नेता रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो आपने फाउंडेशन बनाया, उसको तक आपने विवादित कर दिया। आप दोनों हाथ से लूटना चाहते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है मालवीय जी, हमको चाइना से लड़ना है। जब घर में दो भाई आपस में लड़ जाएंगे तो हमारे पड़ोसी को जिससे अपना झगड़ा हो रहा होगा उसको फायदा मिलता है। जनता से दिमाग भटकाने की कोशिश मत करिए जिसके आप लोगों के पास पीएचडी है, पहली बात। दूसरी बात, देश को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। अब बार बार झूठा बोलने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ग्लानवाल रैली है और सबसे बड़ा मुद्दा है डीएसडीबी, जहां पर कि हमको अपनी फतह हासिल करनी है। ये देश का इस बिंदु पर फोकस होना चाहिए। जो सत्ताधारी दल है उस पर आप केंद्रित होइए। आज 15 साल पुरानी बातें आप उछालेंगे, हम भी उछालेंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जो इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, ब्रजेश पांडे, आपने जो चंदा लिया है उसका जिक्र, जिसका जिक्र है, जिसका आरोप है, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी उसका आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब उसे मुद्दा भी बना रही है। तो उस पर कुछ कहेंगे? ये कौन सा चंदा है, बिना बताए ले लिया, कैसे ले लिया, क्या ले लिया, इस पर भी तो कुछ कहेंगे। रिजवान भाई, आप समझते हैं कि चंदा लेने का नियम बड़ा पारदर्शी ढंग से होता है। आजकल तो पूरी तरीके से जो है वो इस देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया जाता है, पहली बात।
दूसरी बात ये, उसके बाद कोई भी फाउंडेशन अगर चंदा लेता है तो उसका बराबर ऑडिट होता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन देश के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होती है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने जो आज मिथ्या आरोप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाया है, पूरी तरह से अतार्किक है और उस पर कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि ये इस बात को नहीं बताना चाहते हैं कि 2014 के समय इनके जो 9 सांसद चाइना गए थे और जिन्होंने जाकर के चीन के अंदर प्रोपेगेंडा कोर्स में जाके एडमिशन लिया था, उस प्रोपेगेंडा कोर्स के बाद इन लोगों ने क्या क्या डील किया, वो सारे पेपर भी मेरे पास मौजूद हैं। अखबारों में छपी हुई खबर है, दी हिंदू ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है मालवीय जी, और देश के प्रमुख समाचार पत्र जनसत्ता ने इस बात को लिखा है। कृपा पूर्वक आप इस समय देश के सामने जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि चाइना से हमको युद्ध जीतना है। हमारी लड़ाई चाइना से है। चाइना ने इस मुल्क के अंदर कितनी अंदर तक भारत के अंदर प्रवेश कर लिया और कितने अंदर हमारे सैनिकों को 20-20 सैनिकों को शहादत कर गए, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ब्रिजेश पांडे, मैं लौटूंगा आपके पास। और इल्जाम लगाने की शुरुआत आपने की और अब आरोप प्रत्यारोप जारी है। संदीप पौराणिक, आपने दोनों की बातें सुनी होंगी। बीजेपी हमलावर है, कमलनाथ से लेकर सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक हमलावर है, लगातार पुतला दहन भी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो शुरू किया वो लगातार जारी है। अब वहीं बहुत ढेर सारी चीज़ें, कांग्रेस भी बहुत से इल्ज़ाम लगा रही है और साथ में ये भी कह रही है कि ये एकजुटता का समय है, चीन को जवाब देना है, देश भाई भाई को नहीं लड़ना चाहिए, ये एकजुटता का समय है। लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो सारी तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या लग रहा है आपको इन सब के पीछे? देखिए रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राजनीतिक दलों को देखें तो आज सारे दलों की संपत्ति कई हजार करोड़ की है। ये यूं ही तो आ नहीं गई। कोई गरीब आदमी तो चंदा दे नहीं दिया। जो भी चंदा इनको मिला है या इनके पास जो पैसा आया है वो नैतिक तरीके से दिया गया बड़ा हिस्सा चंदे का नहीं है। उन उद्योगपतियों ने हमेशा चंदा दिया। जो सरकारें जब उन दलों की आ गई तो उन उद्योगपतियों को सरकारों ने कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश की। एक वो ये होता है कि चुनाव के पहले हमने आपको चंदा दिया, जब आपकी पार्टी को जरूरत थी तो हमने चंदा दिया, और जब आप सत्ता में आ गए तो हमारी मदद करें। पहली चीज तो ये कि इन पार्टियों के पास जो चंदा है या जो पैसा है वो कोई आम आदमी का पैसा नहीं है। विभिन्न कारोबारों के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वो नैतिक कारोबार हो या अनैतिक कारोबार, उसी का इनको वो ही लोग चंदा देते हैं, पहली चीज। दूसरी बात रही ये चाइना वाला मामला जी। अगर ये कहा जाता है कि चाइना से कांग्रेस को, ये गांधी परिवार को चंदा मिला, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, डाउ केमिकल जिसमें शामिल है, उसने चंदा किसको दिया था? ये बड़े पक्ष हैं कि इंटरनेशनल जो कारोबारी हैं या संगठन है या संस्थाएं हैं, वो दूसरे देश के लोगों को चंदा देती रहती हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में आके पैर पसारने हैं। अब बात रही चाइना वार की, या चाइना से जो विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वर्तमान दौर में अगर हम ये देखें तो ये चंदे का मामला कोई गैर जरूरी मामला है। ये कहीं ना कहीं हालात को, या जो विवाद चल रहा है उससे लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश है। आज चंदे का मामला उठ भी जाता है तो उससे होता क्या है? बात तो सीमा की है ना। जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, उस बात से मैं सहमत हूं काफी हद तक कि आज देश को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, एकजुटता दिखाने की जरूरत है। ये चीन का चंदा मिला या नहीं मिला, दूसरी संस्थाओं ने चंदा दिया या नहीं दिया, ये चीज तो हम बाद में भी निपट सकते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट कोई आज तो आई नहीं है, उसको भी 6 साल हो गए हैं। तो ये चीन से चंदे का मामला इस समय ही उठाना कहां तक लाजमी था? अगर कहीं गड़बड़ की थी, गड़बड़ हुई थी, तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी दल का हो। लेकिन सवाल यह है कि मौका महत्वपूर्ण होता है। मौका ये राजनीति का नहीं है। ये बात सही है कि सारे राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और दुनिया को यह बताना चाहिए कि देश के सारे राजनीतिक दल एक हैं।
जहां तक चंदे की बात है, दोषी है तो उसको जेल भेजिए, सजा दिलाइए, लेकिन ये मौका सही नहीं है उसके लिए मेरी नजर में। चिंतामणि मालवी, आप भी उस संसद के सदस्य रहे हैं उस समय, जिस समय का ब्रिजेश पांडे आरोप लगा रहे थे कि चाइना गए सांसद और वहाँ उन्होंने वो देश को क्या बताया, वहाँ क्या करके आए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ब्रिजेश पांडे तो कह ही रहे थे विपक्ष के नाते, लेकिन संदीप पौराणिक भी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये समय एकजुटता का है। इन बातों के लिए हमारे देश में जो बहुत ढेर सारे कानून हैं, बहुत सा तरीका है, और सरकार आपकी 6 साल से बहुत से तरीके हैं, उन पर किया जा सकता था। डाउ केमिकल से किसने चंदा लिया? ये वही डाउ केमिकल है जिसका जो पहले जो कंपनी थी जिसने यहाँ यूनियन कार्बाइड को टेक ओवर किया था, उससे किसने चंदा लिया, क्यों लिया, कैसे लिया? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। बहुत ढेर सारे लोगों की हत्या की जिम्मेदार है वो यूनियन कार्बाइड, और उसको टेक ओवर करने वाले डाउ केमिकल ने भी चंदा लिया था। लेकिन आज ये बहस का विषय नहीं है। आज विषय ये है, जैसा कि इन दोनों का कहना है, आज विषय ये है कि चाइना कैसे घुस रहा है, क्या कर रहा है, उससे एकजुटता से जवाब देने का समय है। ऐसे समय में राजनीतिक विरोध, प्रतिरोध और ख़ास तौर से सत्ता दल की ओर से ये तेज़ी से किया गया हमला, और जैसा कि कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। संदीप जी विद्वान पत्रकार है, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता से, जो सक्रिय कार्यकर्ता, उससे 1000 से लेकर के 10,000 तक प्रति वर्ष चंदा लेते हैं, जिसे आजीवन सहयोग निधि कहते हैं। उसी सुचिता से आए हुए धन से पार्टी चलती है, किसी सेठ के धन से पार्टी नहीं चलती है। ये सेठों के धन से, उद्योगपतियों के धन से पार्टी चलाने का काम कांग्रेस का है, जिन्होंने अपनी सरकार के समय कांग्रेस कार्यालय से जो है कोयला खदान बेचने का काम किया, आयरन आर देने का काम किया। कांग्रेस कार्यालय से मोतीलाल वोरा के यहाँ से साइन होकर के अलाट हुए खदानें। तो इसलिए ये कहना कि साहब, और दूसरी बात जहां तक ये है कि आप अभी केवल चाइना से लड़ने का समय है, गलतियां सारी कांग्रेस ने की। कांग्रेस के समय में ये तमाम चाइना इतना आगे आया। मैं सन 1950 में नहीं ले जाऊंगा, जब तिब्बत पर कब्जा किया, वो भी नेहरू जी की गलती थी। नेहरू चाहते तो तिब्बत पर कब्जा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सीमाएं निर्धारित करने का काम नेहरू जी ने नहीं किया। यदि नेहरू जी आज सीमाएं निर्धारित कर देते तो हजारों किलोमीटर की सीमाएं हमारी असुरक्षित नहीं होती। चीन को हमारे दरवाजे तक लाने का काम और यूएनओ में चाइना का समर्थन करने का काम ये कांग्रेस ने किया, ये नेहरू जी ने किया। और उसके बाद 62 में हमारी सेना को हतोत्साहित करने का काम, उनको हथियार न देने का काम, उनको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। तो 62 की हार और चाइना को हमारे दरवाजे तक लाने का काम, और न केवल 62, उसके बाद भी जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, सैकड़ों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का कब्जा चाइना धीरे धीरे कब्जा करता रहा है। अब अगर सरकार, और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया नहीं। जब चाइना आंख दिखा देता है, पीछे हट जाते। आज भारतीय जनता पार्टी सीमा पर सड़कें बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, तो विवाद है, और इसलिए कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। उल्टा कांग्रेस जो है वो चाइना के साथ खड़ी है, और वो खड़े, उसका निर्धारण इस बात से होता है कि जो चाइना का पैसा कांग्रेस को सीधे मिलता है, पार्टी को मिलता है। जैसे मैंने प्रारंभिक कहा, मेरी बात शायद उस समय पहुंची नहीं, कि कांग्रेस वो जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो सामान्य ट्रस्ट नहीं है, उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी है, जो यूपीए की चेयरमैन थी, और यूपीए के सुपर पीएम के रूप में उन्होंने सरकार चलाई। मनमोहन सिंह तो एक कटोरी की तरह। उन्होंने, ब्रिजेश पांडे ने 2 बातें और भी कही। उन्होंने कहा अजीत डोभाल के बेटे और देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, उनका भी चाइना के साथ जो एसोसिएशन है उस पर भी उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। उस पर कुछ कहेंगे? ये बड़ी पुरानी कहावत है, सर्टिफिकेट दिए, कोई लेना देना नहीं है डोभाल के बेटे का, कोई लेना देना नहीं है अमित शाह जी के बेटे का। चाइना से क्या करना? कौन से सांसद गए? क्योंकि हमारे मित्र ब्रिजेश पांडे जी के पास कुछ कहने को नहीं है, पूरी तरह चुके हैं, और खुद वो अंदर से कांग्रेस के खिलाफ है। खुद इस तरह अगर उनसे पूछा जाए तो सोनिया गांधी के अंदर अपने घर में तो आलोचना ही करेंगे कि गलत पैसा लिया गया।
अगर उनमें भारतीयता है, अगर उनमें नैतिकता है, तो कांग्रेस के स्तर की वो आलोचना करेंगे, सोनिया गांधी की आलोचना करेंगे। ये बेगडोर से पैसा लेने का काम जो सोनिया गांधी जी ने किया है, इसकी आलोचना प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए, केवल भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ब्रजेश पांडे वो कह रहे हैं कि हम चंदा अपने कार्यकर्ताओं से लेते हैं, अपना सदस्यता अभियान है बाकायदा, बहुत बड़े पैमाने पर वो उसके माध्यम से ही चंदा लेते हैं, वो किसी बड़ी कंपनी से चंदा नहीं लेते, इस तरह से वो नहीं करते हैं और उनका अपना पूरा सिस्टम है और उनके पास जो भी धन है वो ज़्यादातर इसी माध्यम से है। आप अनावश्यक ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि ये समय जिसका आपने शुरुआत की है इस तरह की चीज़ों की, और राष्ट्रीय अध्यक्षा चेयरपर्सन यूपीए की जिस संस्था की चेयरमैन है, उसे चंदा लेना क्या आप गंभीरता से नहीं लेते? रिजवान जी, एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मालवी जी, आप प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल में बैठ करके सीनियर जर्नलिस्ट, दो सीनियर जर्नलिस्ट, आदरणीय हमारे पौराणिक साहब और हमारे आदरणीय समाचार हमारे न्यूज साहब, दोनों रिजवान साहब के सामने ये इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्यों ये मुंह से खुलवाना चाहते हैं? आप मुझको बता दीजिए कि सुनील आमरेकर कौन है? सुनील आमरेकर आपके संघ के बहुत बड़े नेता। मैं आपसे कहा, मैं एक लायर हूं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरे पास वो सारे तथ्य हैं। जरूरत पड़ने पर मैं पार्टी के सारे तथ्य भी रखूंगा। आपकी पार्टी में सुनील आमरेकर के चाइना के साथ संबंध और उन्होंने चाइना से 2 अरब का चंदा लिया। और सुनिए, आप सुनना चाह रहे हैं, अमेरिका की कंपनी से आपकी पार्टी के बड़े लोगों ने चंदा लिया था। उसके लिए फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अपना एक दूत बोल के जब पकड़ा गया तो छुड़ाना पड़ा। तीसरी बात, आपकी पार्टी ने विवेकानंद फाउंडेशन से को चंदा लिया चाइना से। और चौथी महत्वपूर्ण बात, ये राजीव सवनानी को लेकर के आपकी पार्टी ने चंदा लिया। ये कौन है? आप जरा इनके बारे में विविध प्रकाश डालिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुझको 1962 की बात बता रहे हैं। 1962 में जब चाइना ने भारत में अटैक किया था तो भारत के वीर रणबांकुरों ने 400 जवानों को, 400 चीनी जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न कोई हमारी सेना में घुस आया है, न घुसा हुआ है, न ही कोई कब्जे में है। ये तो झूठ की पराकाष्ठा हो गई, हद हो गई। और मैं पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरह के अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हैं और जिस तरह का आदरणीय रिजवान जी और पौराणिक जी ने आपसे कहा कि अभी सबसे बड़ी, जैसे कोरोना काल, आप दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इतना व्यक्तिगत मत होइए, अपने अपने पॉइंट पर बात कीजिए। किसी पर इस तरह के लांछन लगाने से बेहतर है कि आप अपने अपने पॉइंट पर बात कीजिए। सपोर्ट किया। आज क्या जरूरत इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कि आज सब चीजें छोड़ करके ना आप चंदे की बात करो ना, हम बाद में सब बैठ के कर लेना। अभी हमको चाइना को, और सबसे बड़ी बात यह है कि गलवान घाटी को लेकर के एक मुश्त होके, एक साथ होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी हमारी सैनिक, हमारे वीर रणबांकुर वहां विजय प्राप्त कर सकेंगे, नैतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, मानसिक रूप से, हर रूप से जो आप समझ सकते। ब्रजेश पांडे, जो आपने चंदा लिया था वो कानूनी रूप से लिया था? ब्रजेश पांडे, जिस चंदे का जिक्र हो रहा है, इन्होंने तो बहुत कुछ गैर कानूनी रूप से लिया आप बता रहे हैं, लेकिन जो आपने लिया था वो क्या कानूनी रूप से लिया था? और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की क्या भूमिका है उसमें? देखिए रिजवान भाई, 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना थी। 1991 के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के वर्करों के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंतिम छोर के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जनसेवा करती रही। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप मुझको बताइए कि अगर हमने गलत रूप से चंदा लिया तो 2014 से 2020 तक लगातार इनकी सरकार है। अगर हमने कहीं भी इनलीगल प्रोसेस का इस्तेमाल किया तो आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया? हर चंदे का जो है लॉ के हिसाब से उसका ऑडिट होता है। जो भी एनजीओ होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, पीएमओ ऑफिस में, सुनिए चिंतामणि मालवीय जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पीएमओ ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। सबसे बड़ी बात।
और दूसरी बड़ी बात यह, मालवीय जी आप अपने संज्ञान में रखिए, आप सांसद रहे, लेकिन मैं संयोग से भारत सरकार के 14 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति में सदस्य रहा हूं, जिसमें बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद मेरे साथ मेंबर थे। चंदे का जो प्रोसेस होता है बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर किसी से भी आप चंदा लेंगे, मैंने आपसे बोला, तो लेने वाला भी देने वाला भी, दोनों के बीच जो आपस में कॉन्टेक्ट होता है, वो जो होता है वो कॉन्टेक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता है, वो कॉन्टेक्ट होता है कानून की बात, जिसे संविदा कहते हैं। वो आपस में और पूरी तरह से जनता के सामने खुला रहता है। आज जरूरत है हमको डोकलाम घाटी में चाइना सेना को बाहर करने की, खदेड़ने की, और हमको चाइना से युद्ध जीतने की। आज जरूरत है इस मुल्क के लोगों को, भारत के लोगों को चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और जो भी मुल्क हम भारत की तरफ आंख तक खड़े, उनको जवाब देने की। आज जरूरत इसकी नहीं किसने चंदा लिया किसने चंदा नहीं लिया। आप जनता से मुद्दे को मत भटकाइए, जो आपकी बड़ी खराब आदत है, और अगर आप भटकाएंगे तो आरएसएस के वो सारे नेता, विवेकानंद फाउंडेशन, दुर्गा वाहिनी सेना, जिन्होंने चंदा लिया, कांग्रेस पार्टी उनका भी रहस्य धीरे धीरे करके खुली। कह रहे हैं कि अपने पार्टी के लोगों से चंदा लेते हैं संदीप पौराणिक, ये सिर्फ पार्टी के लोगों से चंदा लेकर ये इन्होंने अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां उसे संचालित किया है। खामखा इन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये चंदा कहीं और किसी उद्योगपति, किसी व्यवसायी, किसी और से इस तरह का चंदा इतने बड़े पैमाने पर लिया गया हो। और कई ब्रजेश पांडे ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, और वहीं चिंतामणि मालवीय भी कई तरह के आरोप लगा रहे थे। क्या कहेंगे आप इन दोनों बातों को सुनने के बाद? देखिए, चिंतामणि मालवीय जी हों या पाठक जी हों, वो वैधानिक बात तो करेंगे ही। क्या आपको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में राजनीतिक दलों के प्रति लोगों का इस तरह का समर्पण भाव है कि अरबों की संपत्ति हो जाए? ये सवाल है बड़ा। क्या ये आम आदमी का दिया हुआ चंदा होता है? वो कागजी तौर पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस आपको पूरा करना होता है, तो कागजी तौर पे हो सकता है वो, मैं उसको नहीं नकार रहा। लेकिन उद्योगपति या बड़े कारोबारी चंदा देते हैं, उनके बाद उनको किस तरह की रियायतें दी जाती है किसी से छुपी नहीं है। सरकार उनके दबाव में किस तरह के फैसले लेती है, कोई भी दल की सरकार हो, ये किसी से छुपा नहीं है। और अगर राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति से हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपके चैनल के डिबेट में बैठ के ये स्वीकार ले कि ये चंदा हमें किसी राजनीतिक तौर पर किसी बड़े उद्योगपति ने दिया है? ये संभव है क्या? एक विवाद लगातार लंबे समय से उठता रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, उसको लेकर बहुत तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। अगर उसको बहुत संक्षिप्त में समझना चाहें हम, चंदे का आजकल सबसे आसान तरीका वही है, अगर हम उसको बहुत संक्षिप्त में समझना चाहें तो उससे कैसे फायदा उठाते हैं सत्ताधारी दल या विपक्ष? देखिए, आप एडीआर की रिपोर्ट्स देखें पुरानी, तो वो बहुत सी चीजों का खुलासा करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरह से खरीदे गए, किस तरह से राजनीतिक दलों को पैसा दिया गया। ये एडीआर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़े पैमाने पर कैसे पैसा आया है। कई बार तो ये भी चीजें आई कि वो नाम सामने खुल के नहीं आए जिनने वास्तविक वो लोग नहीं थे जिनने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। तो सवाल ये है कि ये चीजें तो सामने समय समय पे आती रही हैं और आती रहती हैं। इसको वेरीफाई करने का काम तो सरकारों का है ना, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो। एडीआर की अगर आप कभी रिपोर्ट्स देखें तो वो ये बताती हैं कि चंदे में भी किस तरह का घालमेल हो रहा है, और चंदे जो आ रहे हैं वो बहुत वैधानिक तरीके से नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। चिंतामणि मालवीय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा इस पूरे उसमें, इसलिए कि सारे सवाल आपसे ही हैं, सत्ताधारी भी आप हैं, सीमा पर क्या हो रहा है ये भी आपसे लगातार पूछा जा रहा है, आप बताते नहीं हैं। पीएम बताते हैं, फिर पीएमओ से कुछ और उसको और विस्तार में कुछ क्लैरिफाई किया जाता है। अब इन सारी मुद्दों से हटकर, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश को इसका केंद्र बिंदु हो गया अब इस तरह की वाद विवाद का, और अब तो आप पुतला भी जलाने वाले हैं, कमलनाथ को घेरेंगे, उनकी आड़ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी घेरेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, सीमा पर क्या हो रहा है, सीमा पर तनाव है, सीमा पर किस तरह से कितनी घुसपैठ हुई है, क्या है, वहाँ पक्के निर्माण हो गए हैं, अपने अपने एरिया से अलग होने का आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, और इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। उसके बजाय अब चंदा किसने लिया और क्यों लिया और कैसे लिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, और असली बात देश भी जानना चाहता है। और चंदा जो है, और ख़ास तौर इलेक्ट्रल जो
चंदा है, उसको लेकर तो बहुत तरह की चीज़ें हैं और इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें शिथिल आपके दौर में हुई हैं और जो ये शिथिल किया है आपने, उसकी वजह से बहुत से सवाल खड़े हुए। सबसे पहली बात, जहाँ तक सीमा का विषय है, सीमा सुरक्षित है क्योंकि वो सुरक्षित और मजबूत हाथों में कोई कमजोर प्रधानमंत्री आज देश में नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी के रहते कोई 1 इंच जमीन भी भारत की नहीं ले सकता। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है जहाँ 38,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया और उसके बावजूद भी उसकी रिपोर्ट तक संसद में पेश नहीं करी। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है, ना आदर्शवादी प्रधानमंत्री है, ना मूर्ख प्रधानमंत्री। उन्हें पता है वो दूरदर्शी है, 1-1 इंच जमीन ली जाएगी। दूसरा जो है कि जो ये कहना हमारे मित्र पांडे जी ने बोला कि सुनील अंबेडकर जी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, उनका आरोप, और उन्होंने कौन सा चंदा लिया कोई वेरीफाइड नहीं है, कोई अनावश्यक के तर्क है। आप विवेकानंद नहीं है, इसको भी आप भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश पांडे बीच में मत बोलिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास कहने बारे में नहीं है। दूसरी बात ये कि जाकिर नाइक से जिसने चंदा लिया हो उस संस्था को तो कुछ कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि वो आतंकवादी संस्थाओं से चंदा लेती है, इसका मतलब है कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से चंदा लेती है और चाइना के प्रति जिस प्रकार का इन्होंने भी आप पर आरोप लगाया था, बीच में बोलेंगे ब्रजेश पांडे, बीच में मत बोलिए, ये बीच में बोलेंगे इसलिए मैं आपसे याद दिला देता हूँ। चिंतामणि जी, कहा था कि आपने दाऊद इब्राहिम के साथी से भी चंदा लिया है, वो आरोप लगाया था इन्होंने। तो सीधा है कि कहीं ना कोई जो है निक्सस है, कहीं कोई षड्यंत्र है राष्ट्र के खिलाफ, और इसीलिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बार-बार देश का प्लान पूछ रहे हैं कि बताइए बताइए बताइए। कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कांग्रेस के कर्ता धर्ता कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी जो है आपत्ति की बात है। इसमें देश को संज्ञान लेना चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी इस चंदे का विरोध करे, केवल 90 लाख का चंदा नहीं है, ये बहुत बड़ा विश्वासघात देश के साथ है और कांग्रेस के साथ चीन खड़ा है और चीन के साथ कांग्रेस खड़ी है और देश के खिलाफ दोनों खड़े हैं। अरे आरएसएस ने अमेरिका से 44 अरब रुपए लिया था, इसका रिकॉर्ड है। ब्रजेश पांडे, चिंतामणि जी, इन्होंने विवेकानंद ट्रस्ट, आरएसएस, इस पर बहुत ढेर सारी चीज़ें कही थी, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा, इन्होंने दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र किया था कि उसके साथी ने जो संपत्ति खरीदने में जो भी इस तरह की चीज़ें खुर्द-बुर्द किया था, उससे भी आपने चंदा लिया है। आप कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक आतंकवादी से चंदा ले लिया, तो ये दाऊद इब्राहिम क्या हैं, उस पर भी कुछ कहेंगे? कोई प्रामाणिक बात नहीं है, कहीं किसी रिकॉर्ड पर नहीं है, केवल आरोप के मित्र पांडे जी लगा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है सारी बात। विद्वान जी, आपके सही सवाल से आप चिंतामणि नहीं कर सकते। अब रुक जाइए ना, आप बीच में मत बोलिए, उन्हें बोलने दीजिए। जी बोलिए, बोलिए चिंतामणि। कोई कौन से कहा जुड़ा है, किससे कब चंदा लिया? अरे हमारी सरकार जिसने तय किया कि 2000 से ज्यादा कोई चंदा लेगा तो उसे या तो चेक से देना पड़ेगा या बांट कर दे। 44 अरब रुपए वो कहाँ गए? इसका मतलब है हम राजनीति में शुचिता चाहते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों में ईमानदारी चाहते हैं। ये हमने पास किया, आपने 70 सालों में पास नहीं किया, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारे इरादे स्पष्ट है, इसलिए हमने ये किया कि राजनीतिक पार्टियों में। चिंतामणि जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। चिंतामणि जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। आपने बड़ी मासूमियत से कहा था कि आप अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सहयोगी समर्थक हैं, उन्हीं के चंदे के आधार पर आप अपनी पूरी पार्टी संचालित करते हैं, तो उसमें तो 2 वर्चुअल रैली भी नहीं हो पाएंगी पूरी। आप तो बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, लगातार करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, चुनावों में भी बहुत ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। तो क्या ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत की कमाई के भरोसे ही हो जाता है सारा कुछ? लाखों लाख कार्यकर्ता, 11 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी। ट्रंप की यात्रा में पैसा दिया और जो सक्रिय सदस्य उनकी संख्या भी करोड़ों में, इसलिए ये कहना कि साहब इतना और वर्चुअल रैली कोई बहुत महंगी वैसा नहीं है, इससे ये तो सस्ता है, इसलिए करोड़ों रुपए लग गए। आप बहुत बीच में बोलते हैं, आप बीच में मत। नहीं, नमस्ते ट्रंप जी पूछिए, इन्होंने कितना पैसा लिया अमेरिका से?
उस समय जबकि राहुल जी ने चिताया था आपको कि देश कोरोना से हो सकता है, आपने उसको छोड़ ब्रजेश पांडे, अब रुक जाइए। ब्रजेश पांडे रुक जाइए, अब मैं उसका जवाब भी नहीं ले सकता, अब उसका समय भी नहीं बचा। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चंदा है, ये चंदा धंधा है कि ये चंदा गंदा है, ये तो अब जनता ही तय करेगी। वो वहाँ तक समझ भी पाएगी, इस पे शायद राजनीतिक दलों को संशय हो, लेकिन हमें नहीं है। जनता सब समझती है, वो मौन रहती है। वो किस बात के समर्थन में है और किसके विरोध में है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन इतना तो तय है कि चंदे को लेकर एक दूसरे को घेरने की ये जो कवायद है, ये जो कोशिश है, ये कितनी दूर तक जाएगी, इसके राजनीतिक क्या नफ़े और क्या नुकसान है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को घेरने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। उनकी आड़ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी घेर रहे हैं, लेकिन उसी तरह से जवाब देने की भी कांग्रेस कोशिश कर रही है। अब किसकी बात जनता के समझ में आती है, इसे देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।